Pakistan will continue to be haunted by 1971 and of course आज खालदा जो है ज़िया साहिबा खालदा वाजिद साहिबा उनको जो है आज शेख हसीना वाजिद साहिबा उनको 5 अगस्त 24 आराम नहीं करने देगा। ये तारीख उनकी तारीख में एक बड़ी तारीख होगी कि जिसमें उनको 45 मिनट दिए गए कि वो बांग्लादेश को छोड़ दें। ढाका से वो रवाना हुई, भारत पहुंची और अब भारत से वो उनको भारत नहीं रखना चाह रहा तो शायद वो लंदन चली जाएंगी। लेकिन ये कैसे हुआ, ये सब मामला कैसे हुआ? आपको याद होगा 1971 में जिस तरह हम अलहदा हुए, उसके बाद 75 में शेख मुजीब को धान मंडी में उनके अपने घर में एक मिलिट्री लेड असैसिनेशन अटेम्प्ट में मार दिया गया। अगर शेख हसीना वाजिदा साहिबा होती तो शायद उनको भी ना माफ़ किया जाता, उनको भी मार दिया जाता। लेकिन वो सन 81 तक वो बाहर रहीं। 81 के बाद वो बाहर आई एंड ऑफ कोर्स फिर अवामी लीग टुक ओवर, शी रैन अ डिक्टेटोरियल रजीम और डिक्टेटोरियल रजीम की तरह उन्होंने चलाई अपनी हुकूमत को और अपनी हुकूमत को चलाते वक्त वो बिल्कुल भूल गई कि जमहूरियत के इक़्तिदार में यह चीज़ें माने नहीं रखती और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेंसर किया मीडिया को और परसिक्यूट किया अपनी ऑपोजिशन को मार्जिनलाइज किया। 70-80 साल लोगों को, बुज़ुर्गों को उन्होंने फांसी पर लटकाया। आज वही जो बात की जा रही थी कि अवामी लीग का वोट बैंक बढ़ जाएगा क्योंकि अवामी लीग वोट बैंक बढ़ाने के लिए 30% जो कोटा है जॉब्स का वो देगी यूथ को, लेकिन इसको यूथ ने रिजेक्ट किया क्योंकि ये फैसला भी वही करेंगे जिन्होंने सन 1971 में वॉर लड़ी और इसका फैसला भी वही करेंगे, वही पार्टी करेगी कि किसने लड़ी और किसको ये जॉब्स जाती हैं। तो ये यूथ बल्ज जिसको हम कहते हैं, यूथ जब अपने आप को मनवाने पे आता है तो किस तरह मनवाता है वो हमने आज देख लिया है ऑफ कोर्स। और जुल्म बचता नहीं और जुल्म मिटता है। और साथ साथ हमने ऑफ कोर्स आज कश्मीर का यौम इस्तेहसाल भी है। आज एक करारदाद भी टेबल हुई, पलवा खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करारदाद पेश करने वाली। ऑफ कोर्स ये सवाल भी उठाया गया आज सेनेट में कि जो कॉन्डमनेशन का हमने एक लेटर लिखा था, फॉरेन ऑफिस ने जो अपना पहला मौक़िफ़ दिया था उसमें लफ्ज़ इजराइल क्यों गायब हो गया था। ये बात पहले पॉइंट आउट हो चुकी थी लेकिन आज इस पर सेनेट में भी बहस हुई। इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस नाम को मिटाने में किसका हाथ है। और साथ साथ हम आपको ज़ाहिर है कि आज ISPR की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। DG ISPR क्या बोल रहे हैं 9 मई के हवाले से वो भी आप सुन लीजिए क्योंकि उन्होंने कहा है वो रेगुलरली ये सेशंस करेंगे। आज ज़्यादातर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर बात थी लेकिन 9 मई कहीं दूर नहीं है जी। और ऑफ कोर्स अदलिया से शिकायत है लेकिन हम अब ज़रा जाते हैं वापस, थोड़ा सा अपना बांग्लादेश की तरफ देखते हैं। ढाका में क्या हो रहा है, ज़ाहिर है उस पर इंटरिम हुकूमत लानी है जिसके लिए बातचीत का दौर खुल रहा है और एक खुशी का लम्हा है क्योंकि एक डिक्टेटोरियल रजीम ख़त्म हुई है जो एक लबादे में थी जमहूरियत के। और ऑफ कोर्स खालदा ज़िया साहिबा क्या गई, सबके मुँह जो हैं वो खिल उठे हैं और सभी खुश हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं साबिक सफारतकार हैं एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एजाज चौधरी साहब, इतना मैं जैसे आज इसको कहा जा रहा है एशियन स्प्रिंग, जैसे अरब स्प्रिंग हुई थी, एक छोटा सा वाकया था जिससे अरब स्प्रिंग जैसी एक रेवोल्यूशन ने जाहिर है कि अपना आपको मनवाया। लेकिन अब हम इसको, क्या ये कबल अज़ वक्त होगा कि ये एक एशियन स्प्रिंग है? जी, मैं तो इस टर्म को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अरब स्प्रिंग को अरब ऑटम और फिर अरब विंटर्स बदलते देखा है, तो मैं नहीं समझता कि ये एनालॉजी शायद दुरुस्त होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि शेख हसीना ने एक डिक्टेटर की तरह, एक फाशिस्ट की तरह हुक्मरानी की। 20 साल रही, पहले भी 5 साल रही, फिर बाद में 2009 से मुसलसल रही और उन्होंने ताकत के सारे सरचश्मे अपने पास रख लिए थे और इस हद तक वो आगे चली गई थी कि पिछला जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो अपोजिशन को शायद हिस्सा भी नहीं लेने दिया उन्होंने सही तरीके से। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो होना था। मैं शायद पहले भी किसी से कह चुका हूँ कि मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूँ। मैं गया था वहाँ पे एक बे ऑफ बंगाल फोरम पे और तमाम स्कॉलर्स से वहाँ पे भी मिला और बाहर भी। तो मुझे उस वक्त भी ये महसूस हो रहा था कि एक लावा है जो पक रहा है और किसी वक्त भी फट सकता है, क्योंकि लोग नाखुश थे कि आप इक़्तिदार में रहने के लिए शेख मुजीब का
कल्ट बना रहे हैं, उसका एक सहारा ले रहे हैं। एयरपोर्ट से दाखिल होते साथ ही अंदाज़ा हो जाता है कि सिर्फ उसी के जो क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े प्ले कार्ड बने हुए हैं या मुजस्मे बने हुए हैं। तो उसी की आड़ लेकर अब उन्होंने ये भी किया कि सारी गवर्नमेंट्स में भी सिर्फ शेख मुजीब के फॉलोअर्स ही आ जाए। तो ऐसा तो जमहूरियत पसंद माशरे में तो नहीं होता। इसलिए मेरा ख्याल लोग खड़े हुए और बिल आखिर वो खुद फरार होगी। मैं खुद भी हैरान इस बात पे भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 1-2 रोज पहले तक तो वो सिक्योरिटी मीटिंग में कह रहे थे कि हम सख्ती से निपटेंगे, यानी कुचल देंगे इनको, और अब एकदम से वो फरार हो गई और वहीं फरार हुई जहां से उनको सारी ताकत मिली। तो ये जो इन्होंने किया, ये जो इकदाम जो यहाँ तक इनको लेकर आया, जाहिर है छोटी सी बात थी, लेकिन बात तो बहुत बड़ी हुई। अवामी लीग चाहती थी कि अपना वोट बैंक बढ़ाए, इसलिए उन्होंने 30% कोटा उन लोगों की जो नौकरियां थी उनको देने का फैसला किया जिन्होंने सन 71 की जंग लड़ी। अब ये डिसाइड भी वही पार्टी करेगी कि सन 71 की जंग किसने लड़ी। इसी पर एक रिवोल्ट शुरू हुआ था यूथ का, और वो आते आते आप देख लीजिए 300 से ज्यादा बच्चे जो हैं यूथ हम आपको उनके मारे गए, लेकिन फिर भी दे डिडंट स्टॉप। और आज भी अगर आप देखें उस बड़े से मुजस्मे के ऊपर खड़े होकर उसको तोड़ा गया है जो शेख मुजीब का है। तो आप समझते हैं कि ये जो बैटलिंग बेगम्स थी, खालदा जिया साहिबा और जाहिर है कि ये शेख हसीना साहिबा, इन्होंने 19 साल की सजा दे देना उनको, उसके बाद 10 साल बाद उनको घर में नजर बंद कर देना, क्या ये अब बदलेगा? बदलना तो चाहिए। होता ये है कि जिस पे जुल्म किया जाता है, जब वो ताकत में आता है तो वो वही जुल्म रवा करना शुरू करता है। हमने ये देखा है बारहा ऐसा होता है, और इसलिए जुल्म का जो रिस्पांस है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल देखा है कि खालिदा जिया की पार्टी के साथ भी और जमात इस्लामी के साथ तो बहुत ही जुल्म किया है। 2015 में एक नाम नेहाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जो इंटरनेशनल नहीं था बिल्कुल नेशनल था, ट्रिब्यूनल बना के तो सारी जमात के लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी, हत्ता कि उन लोगों को भी जो 1971 में उस वक्त मुल्क में भी दाखिल नहीं थे, मुल्क में नहीं मौजूद थे, वो बाहर थे। तो इन्होंने एक लिहाज से एक समझ ले कि एक पार्टी की हुकूमत जो है वो कायम करने की कोशिश की, और बिल आखिर उनके साथ वही हुआ जो ऐसा होता है। खुसूसन ये जो आखिरी दिनों में ताकत का इस्तेमाल था, इतना बेदरेग था कि सब लोग डर गए कि डायरेक्ट फायर कर रहे हैं उनकी छातियों के ऊपर, और वो कुछ बच्चे फिर खड़े हो रहे हैं वो, और फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इन्होंने मेरे ख्याल बहुत हद फ्लांक दी, जिसका फिर इतना सीवियर रिएक्शन हुआ। और फिर हिंदुस्तान के इनको शय थी, क्योंकि उनके साथ इनके बहुत ही बड़े अच्छे गठजोड़ थे, और हिंदुस्तान का भी यही बयानिया था कि शेख मुजीब, और चूंकि वही ताकत में इनको लेकर आए थे और ये भी समझती थी कि हिंदुस्तान ही उनको ताकत में लाया, तो इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक रखती थी। कुछ उनको उसके फवायद भी हुए हैं इक्तिसादी लिहाज से और कुछ और भी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये भी मैंने एक फीलिंग महसूस की थी उन दिनों में कि लोग कह रहे थे कि ये हमें तो बिल्कुल फिजिकली भी ज्योग्राफिकली भी घेरे में लिया हुआ है, 3 तरफ पे इंडिया है, तो ये नजरियाती तौर पर भी हम उसके घेरे में आ गए हैं। जबकि बंगाली जो है वो आज़ाद मंश लोग हैं, पाकिस्तान मूवमेंट भी वहीं से शुरू हुई थी, तो वो तो चाहते थे कि हम एक अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखें, लेकिन शेख हसीना ने मेरे ख्याल उस मामले में भी बड़ा मायूस किया अपने लोगों को। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि ये मामला तो हमें, ये एलाइड बेनिफिट्स हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं कॉर्पोरेट नौकरियों के, लेकिन प्राइवेट नौकरियों के भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन इस तरह से आवाम का या यूथ का इस पर शिद्दत का इजहार करना, इस शिद्दत का गुस्सा कि 30% कोटा अगर 71 को के जो जंग जिन्होंने लड़ी है उनके वारसों को जाएगा या उनको जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो मैच करता था, या इन्हीं की अपनी जो जारहाना फैसले थे कि उड़ा दो, आनी हाथों से निपटो, यहाँ कर्फ्यू लगा दो, इसको मार दो, उसको गोली मार दो, या ये उनके उस वजह से ये बात बड़ी है? मेरा ख्याल है बड़ी है जी। देखिए, ये जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया, एक लावा था जो पक रहा था बहुत अरसे से। ये तो एक ट्रिगर हुआ है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए, और ये बुनियादी तौर पर वो सेंटिमेंट है जो बड़े अरसे से ये दबा रही थी
और जिसको वो उठ के ऐसे मौक़ों पर उठाया, फिर ये बौखला गई और ताकत के इस्तेमाल से रोकना चाहा जो रोक नहीं सकी, और फिर वही हुआ जो तमाम डिक्टेटर्स के साथ होता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि अगली जो भी सेटअप आ रहा है, जिस तरह भी एक बुरी हुकूमत बनी है, मैंने उनके नाम देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग, लाइक लोग उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन बेहतर होगा कि ये एक अगली जमहूरी हुकूमत के लिए रास्ता बनाएं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर दोबारा ये सिलसिला बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी का हो जाएगा। एक बरादर मुल्क है, हमारा साथी रहा है, तो मेरे ख्याल में हम तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखेंगे कि वहाँ दोबारा जमहूरियत का सिलसिला आ जाए। ठीक है सर, साउथ एशिया में एक ये ट्रेंड भी चल निकला है कि हम बात करते हैं जमहूरियत की, लेकिन हमारी सोच होती है डिक्टेटर की। और ये बात आपने भी शेख हसीना साहिबा के बारे में कही, और यही बात कुछ लोगों के बारे में पाकिस्तान में भी कही जाती है। तो ये हमारी जमहूरियत भी नाम नेहाद है, या हम भी कुछ सीख सकते हैं इस इंसिडेंट से, क्योंकि यहाँ भी कोई लावे फटने के करीब आपको महसूस होते हैं? देखिए, जो आपने जो कहा ना कि साउथ एशिया में इस तरह की टेंडेंसीज हैं, वो सबसे ज़्यादा तो हमें हिंदुस्तान में नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल थी, फाशिस्ट थी, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि उनके यहाँ इदारे मजबूत हैं। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में जब नताइज का ऐलान किया तो हिंदुस्तान में किसी ने एतराज़ नहीं किया, और मोदी साहब 303 सीटों से 240 पे उतर आए, नीचे आ गए। तो ये वहाँ इदारे मजबूत होने की वजह से उन फाशिस्ट टेंडेंसीज पे काबू पाया जा सकता है। जब पाकिस्तान को क्या सबक इससे सीख सकता है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इदारे मजबूत होने चाहिए। देखिए, मैं बारहा इस पे लिख भी चुका हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे मुल्कों में कामयाब है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नाकाम? उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि उन मुल्कों में इदारे मजबूत हैं। इटली है, जापान है, नेदरलैंड्स है, इनमें हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन चूंकि इदारे मजबूत हैं, सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं, और गवर्नमेंट्स के तब्दील होने से मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं फैलती है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है कि उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम के ज़िक्र में नहीं आती, लेकिन हमने मेरे ख्याल में वो जो डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर टू द ग्रास रूट्स, जो बुनियादी अंसर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो नहीं किया। तो हमें यकीनन इन हवालों से, इन तमाम असबाक से सीखना है। ठीक है, और आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको, जिस तरह से मैंने ओपनिंग में भी फरमाया था कि वो बात मामला इतना सा था कि एक हमने कंडेम तो किया हमला जो ईरान में हुआ और जिसमें इस्माइल हानिया शहीद हुए, लेकिन हमने इजराइल का नाम नहीं लिखा। तो इस बात पर क्या तशवीश आपको भी हुई है? आपको लगता है इसमें किस किस से होती है कि नाम ना डाला जाए, और ये कितनी बड़ी बात है? मुझे जाहिर बात है, मैं अब वज़ारत ख़ारिजा में नहीं हूँ, तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त ये समझा था कि चूंकि इजराइल ने बैरूत वाला हमला कबूल किया था और ये वाला कबूल नहीं किया था, तो दुनिया के तमाम ममालिक उनका नाम लिए बगैर ये बात कर रहे थे। तो सवाए तुर्की ने इसराइल की तरफ से हमले का जिक्र किया था। हो सकता है कि इनके जहन में ये हो कि चूंकि इसराइल ने अभी कबूल नहीं किया है और उस वक्त ईरान से भी स्टेटमेंट नहीं आई थी, इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने ये शायद लफ्ज जो है वो वहां से निकाल दिया होगा। लेकिन जो मतन था, मतन साफ जाहिर कर रहा था कि इजराइल की तरफ सारे इशारे हैं, क्योंकि वही कर सकते हैं ईरान के साथ इस किस्म के ताल्लुकात, और मुल्क के नहीं है। अच्छा, शेख हसीना साहिबा दिल्ली से लंदन रवाना होने की तैयारी कर रही हैं या चली गई हैं? दिल्ली उनको रखना नहीं चाहता है या रख सकता नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में दिल्ली तो शायद ना रखना चाहे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, शेख हसीना का, वो सारा का सारा मलबा वो दिल्ली पे पड़ेगा। तो वो तो जो भी जिस तरह होता है राजनीति में कि जो भी अगली सरकार बनेगी उसके साथ वो ताल्लुक रखना चाहेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ मामला तय करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो शायद उनको अपनी तरफ ना रखना चाहें, और शायद उनको जाने पे मजबूर करें, या वो खुद भी शायद जाना चाहें, क्योंकि अभी उनके बेटे का इंटरव्यू देख रहा था तो वो भी शायद यही कह रहे थे कि हम खानदान वाले को इसरार के ऊपर वो आ रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनकी जान को कोई खतरा हो, और जान को खतरा तो हो जाना था, वो तो साफ नजर आ रहा था। क्योंकि अगर ये ना निकलती, मेरे ख्याल में फौज ने उनके साथ एक फेवर किया, उनके साथ हमायत की है कि अपने ही हेलीकॉप्टर में उनको भिजवा दिया मुल्क से बाहर।
मैं तो सिर्फ इतना ही जानता वरना हूँ। वही होता जो 75 में उनके वालिद साहब के साथ हुआ था, वरना उनके साथ वही जी होता जी जो जी जी 75 में जी, उनके ये वालिद साहब हो के साथ हुआ सकता था। था जी, ये रूल आउट नहीं किया जा ओके ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी किया, थोड़ा सा गाइड भी किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। कुछ अर्सा पहले तक हम शेख मुजीब की बात कर रहे थे और इमरान खान साहब ने भी उस बारे में कोई जिक्र किया था, तो उस बात पर बड़ी बात हो गई थी, बात बढ़ गई थी, उनको हीरो कह दिया था, कभी वो हीरो थे कभी वो नहीं थे। आज उनका जो मुजस्समा है वो बहुत ही बड़ा सा मुजस्समा, उसको भी तोड़ दिया गया है और उनकी बेटी भी, जाहिर है उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। और वो दिल्ली में है और उसके बाद वो लंदन चली जाएंगी, क्योंकि दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि सारा मलबा उन पर गिरे। इस मामले में मज़ीद बात करेंगे और पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं। 9 मई के हवाले से हमें DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात की उन्होंने, और इसके लिए हमने दावत दी आज हमारे सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ज्वाइन किया। और कमरुल इस्लाम साहब MNA हैं नून लीग से, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपके पास अगर मोमिन साहब आ जाऊँ, आज आप क्या कहते हैं, शेख मुजीब हीरो हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको अनबायस्ड होकर हिस्ट्री पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इवेंट्स क्या हुए थे। अच्छा, मुझे इतना याद है कि बाज़ ऐसी तकारीर हैं जो बिल्कुल एंड में थी, जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, जिसमें ही वॉज ट्राइंग हिज लास्ट कि वो पाकिस्तान को यूनाइट रखे और इस चीज़ को ना करे। अगर हुआ ये था कि मेरे ख़्याल में भुट्टो ने याया ख़ान को कहा था कि भाई मुझे अनाउंस कर दो और मुझे गवर्नमेंट दे दो। याया ख़ान उससे एग्री नहीं कर रहा था। याया ख़ान भी चाहता था कि ये बातचीत हो जाए, लेकिन भुट्टो वॉज लिटिल बिट मोर एडमेंट। उसने ये भी कहा था अगर कोई गया बांग्लादेश तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और वो कसूरी साहब ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था कि वो मेरे ख्याल में 10 मई को या समथिंग लाइक दैट वो फिर बांग्लादेश गए थे और वो क्या था। देखिए, बात ये हो जाती है कि एंड में हुआ ये था कि जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ थी उस पार्टी को उसका हक नहीं मिला था। तो असल चीज़ हक है। इस दफ़ा जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में, वो आवाम निकली है क्योंकि उनको पता है ये जो हुकूमत थी ये डमी इलेक्शंस लड़के बग़ैर किसी मैंडेट के आई है और आवाम का हक काट रही है। आवाम का हक क्या है? आवाम का हक ये है कि मेरिट पे सीटें मिली जाए। अब अगर हम इन चीज़ को, और अच्छा दूसरा ये कि क्या हुआ है, अभी 7 महीने पहले इलेक्शंस हुए हैं और 7 महीने ये जो डमी इलेक्शंस, ये फॉर्म 47 के इलेक्शंस जो बांग्लादेश में हुए थे वो 7 महीने बमुश्किल गुजार पाए हैं। अगर हम उसको पैरेलल उसका निकालें और पाकिस्तान के साथ निकालें, मैं इनको शायद 2 महीने उससे एक्स्ट्रा दे दूं तो मोर और लेस 9 मंथ, अभी ये 4th मंथ है इनका ख़त्म हो रहा है। और आप देख लें कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे पास तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, लेकिन हम 2047 में हम इंडिया से भी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बेहतर हो जाएंगे और उसकी वजह ये है कि इस महीने के इस साल के अगले 4, 5, 6 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस हुकूमत में आ जाएगी। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस मिल जाएगा और उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल विल लिव इन पाकिस्तान हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो वो सारी जगह अपनी होगी। लेकिन अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें तो जिस जगह पे सर, मैं इसका रिस्पॉन्स देना सॉरी सर, लेट मी जस्ट टेक अ रिस्पांस फ्रॉम सर। आपकी हुकूमत को चलता कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो डमी हुकूमत जो उन्होंने बनाई थी और जिस तरह से उन्होंने परसिक्यूट किया था, जाहिर है हमें सबको पता है। क्या आपके दिन गिने जा चुके हैं? ये वो अंग्रेजी का मुहावरा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लिप्स एंड द कप, और उर्दू में कहा जाता है हनूज दिल्ली दूरस्त, या उससे थोड़ा आगे चले जाएं तो शेख चिल्ली के बहुत से किस्से कहानियां हमारे मशहूर हैं। तो ये तो खैर एक जनरल बात होगी। अब बांग्लादेश को कंपैरिजन करना, पहले भी इन्होंने बड़ी गलती की कि मुजीबुर रहमान को बानी PTI से कंपेयर किया गया मुख्तलिफ ट्वीट्स के जरिए।
अब ये जो अभी इलेक्शन की बात कर रहे थे कि 5 महीने चले और उसके 7 महीने गिन रहे थे, तो जरा तारीख पढ़ लें। बांग्लादेश के सबसे मुतनाज़ा जो इलेक्शन थे वो 2014 के थे, और फिर 2018 के भी थे जो उस हुकूमत ने पूरा किया। एक फर्क वो भूल गए, और दूसरा फर्क एक और भी था कि बांग्लादेश की जो हुकूमत की हसीना वाजिद क्या हुआ, ये बुनियादी तौर पर किसी और वजह से नहीं हुआ। अगर एक सिंगल रीजन अगर आप उसके लिए कोट करें तो सिंगल रीजन क्या थी? कोटा सिस्टम एक बड़ी वजह जरूर थी। मुफ्ती बानी के बेटों को और पोतों को सर्विसेज में कोटा दिया जा रहा था, क्योंकि इंडियन टिल्ट अवामी लीग का अब अवाम में काबिल एतराज हो गया था बहुत अरसे से। चूंकि बंगाल की अगर आप सियासत को देखें कि मुस्लिम लीग की इब्तदा वहां से हुई थी, और बंगाल की सियासत बुनियादी तौर पर एंटी हिंदू, यानी जो पहला वफ्द भी पेश हुआ था जिसने दो कौमी नजरिए पे बात की थी, वो बंगाली लीडर्स पे था। तो वो बेसिकली हिंदुस्तान के साथ कराबतदारी जो है वो इनको ले डूबी है, नंबर 1। तो उसकी रोशनी में यानी जो गैर मुल्की ममालिक ताकतें थीं उनके साथ दोस्ती हसीना वाजिद को ले डूबी है। और उस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो सेनेटर साहब को अपनी जमात की क़यादत को ये मशवरा देना चाहिए कि उन चीज़ों से गुरेज करें कि जो हसीना वाजिद की हुकूमत को ये संजाम किया है। बहुत बड़ा फर्क है कि ये जो वाकया हुआ है, एक दिन पहले तक वो कह रही थी कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, वो बुनियादी तौर पर आर्मी ने जब अपना हाथ विड्रॉ किया और उन्होंने हुकूमत के साथ, आर्मी चीफ ने खुद उन्हें अल्टीमेटम दिया। इस पहलू को किसी ने अभी तक आज दोपहर के बाद किसी ने डिस्कस नहीं किया कि बुनियादी वजह वो बनी है तो जो जिसकी वजह से, लेकिन उससे भी बड़ी वजह हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, मोदी के साथ हसीना वाजिद साहिबा की और अवामी लीग की कराबतदारी थी। मुफ्ती बानी बेसिकली किसने खड़ी की थी? इंडिया ने खड़ी की थी उस वक्त, एंटी स्टेट। तो अब टीटीपी के साथ लिंक बढ़ाने वाली जमातें या उनको इमदाद देने वाली थ्रू डिजिटल मीन्स, वो भी जरा होश के नाखून लें और इस अंजाम से जो है सबक पकड़ें। तो सर वो अल्टीमेटम जो दिया वो तो इसी वजह से दिया ना, क्योंकि वो नहीं रुक रही थी। और जाहिर है 300 से ज्यादा बच्चे अगर मरेंगे एक मुल्क में मतलब ओवर अ मंथ, तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब तादाद है। और ऑफ कोर्स उनका इस तरह से रिएक्ट करना, ओके कुचल दो इन सबको, तो दैट वाज आई थिंक अ बिट मच। लेकिन आप ये जो अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं कि फौजी, ये किसको अल्टीमेटम देंगे? आप इनको कह रहे हैं? नहीं, मैं इनको पहली बात दोनों बातों का मशवरा देते हैं कि एक तरफ मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो इन्होंने जिस तरीके से 9 मई से लेकर और आज तक का सिलसिला, और दूसरी तरफ बाहर की साथ पार से मदद लेकर और मुल्की के दाखिली मामलात में हुकूमत लेने की कोशिश करना। मैंने तो इन्हें जो है वो क्वेश्चन ये 2 चीजों से किया है, और दोनों फैक्टर वही हैं। ये जिसको अपनी ऑन अ पॉजिटिव नोट, आज यूनानिमसली सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है जो प्रेजेंट की है पलवशा ने, और बहुत अच्छी तकरीरें भी हुई। आज हमने इजराइल और मोदी दोनों की बात की कि एक सिक्के के दो रुख हैं, और एक कश्मीर में हो रहा है और एक फलस्तीन में हो रहा है। तो ये दोनों ही जुल्म है, और दोनों को आपने जुल्म कहा। आप दोनों पार्टीज ने मतलब बिल्कुल एक पेज पर हैं आप इस मामले में। सो लेट्स बी पॉजिटिव ऑल्सो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे रिएक्शन में? सर मोहम्मद साहब। देखिए, रिएक्शन में मैं क्या कह सकता हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि जी आपकी पार्टी जो है बाहर के लोगों से या कुछ करती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बेनज़ीर साहिबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे फॉर हिज कैंपेन। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ISI ने कहा था कि IGI बनाने के लिए उन्होंने इन सब को पैसे दिए थे। पर ओसामा बिन लादेन, इमरान खान साहब तो उनको हीरो कहते रहे हैं ना, तो इसमें क्या बुराई है?
आप लोगों को तो फिर एतराज नहीं होना चाहिए कि उसामा बिन देखिए, लादेन को तो आप हीरो कहते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कुछ ये नहीं कह मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हीरो हैं या नहीं है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ कि ये बेनज़ीर साहबन के अल्फाज है कि उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए। अब वो हीरो है या वो है, वो डिफरेंट की बात है। मैं तो एक आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो इंटरव्यूज़ के लिहाज से हुए हैं। ठीक है। नंबर 2, देखिए, जब आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, जब आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं, 2-3 चीज़ें हैं। हसीना वाजिद के जब आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं, शी वॉज द डॉटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसका मतलब है ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स है। आज आप देख ले ख़ानदानी पॉलिटिक्स का है। नंबर 2, वो जिस तरीके से रन कर रही थी, दैट वाज मोर ऑफ अ फाशिस्ट थिंग, कि वो सप्रेस कर रही थी। आज अगर आप देख लें कि क्या पंजाब में क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है, जेलों में क्या हो रहा है। आलिया हमजा को जब आप एक जगह से बेल मिल जाती है, और इवन जब वो गुजरांवाला से उनको बेल मिल रही है, तो बाहर आपने बलूचिस्तान और सिंध की पुलिस लाके खड़ी कर दी है। जब आप इस किस्म के काम करते हैं, जब आपको आर्टिकल 4971 अलाउ करता है कि औरतों को अगर वो बीमार हो और वो हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बताए, जज साहब को बताए, ये प्रेरोगेटिव जज का है कि जी ये अपना के ये कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती अपने उसको, इसको आप बेल हम इनके लिए कह सकते हैं कि बेल इनको दे दे तो कोई खैर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नंबर 2, उमर सरफराज चीमा साहब बीमार हैं। अब फिर आर्टिकल 497 CRPC 4971 के तहत उनको भी बेल मिल सकती है, और उन्होंने, आपने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से कोर्ट के अंदर कहा है कि ये कितनी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि इमरान खान जो कभी कंप्लेंट नहीं करता, वो कहता है कि जो पेरिशेबल किस्म के एडिबल आइटम्स हैं वो ये लोग बगैर फ्रिज के, बगैर बर्फ़ के वो रखते हैं और अगले दिन उनको खिलाते, जिनकी वजह से उनका पेट अपसेट हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स दे आर डूइंग एवरीथिंग। अच्छा, इनको ये प्रॉब्लम थी कि हमारी कोई एसी ना उतार दे, उतारा किसी ने नहीं था, सिर्फ कहा गया था, और इनको इतनी तकलीफ हुई थी। यहाँ पे इन लोगों को जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये मुझे हो रहा है कि इनके साथ कहीं वो हशर ना हो जाए, या होने वाला है कि वो है। और रही बात ये कि ये भी बता रहे थे कि असल में तो आर्मी वालों ने कर दिया, तो इनके साथ जब इस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी कि यार खुदा के लिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अभी तंग आ गई है इनकी वजह से। इस्टेब्लिशमेंट इनके जो वो है ना हुकूमत, जिसको मैं कहता हूँ मेरी नज़र में ये वो हुकूमत है जो एक बदबूदार लाश की तरह है, जिसको आपने उठा के फिर रहे हैं, और जहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ बदबू आ रही है। तो अब वो आपके ऊपर नाम आ रहा है कि यार आप क्या कर रहे हो, बस दफनाओ इनको। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किस तरीके से करे। सो दे नीड चले, okay, I'm almost out of time. Let me just take reaction from